हेलो फ्रेंड। तो आज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में स्वागत है। तो आज से हम लोग गुरु आर्यभट्ट YouTube चैनल पर सीटेट का क्लास देखेंगे। तो सीटेट के क्लास का सभी सब्जेक्ट आपको अपने चैनल गुरु आर्यभट्ट पर दिखाए जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग सीटेट में सीडीपी का क्लास देखेंगे। तो सीडीपी का क्लास में सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी अवधि है जिसमें बच्चे भाषा तेजी से अर्जित करते हैं, तेजी से ग्रहण करते हैं। तो वो अवधि है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 6 वर्ष की अवधि होती है। तो इस अवधि में बच्चे जो होते हैं भाषा तेजी से अर्जित करते हैं और विकास के लिए यह सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। तो बच्चे भाषा तेजी से अर्जित करते हैं और विकास के लिए यह सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक व्यवस्था है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक व्यवस्था है। तो आप लोग जानते होंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास की 3 अवस्था दिए हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और एक है उत्तर परंपरागत। तो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में लेकिन कि नैतिक विकास की एक व्यवस्था कौन सी है इसमें। तो नैतिक विकास की एक व्यवस्था इनका है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक व्यवस्था है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः, यहां पे प्रायः होगा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। तो एक टीचर है और वो क्या करता है कि अपने क्लास में पढ़ाने के दौरान करता क्या है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, अर्थात लड़कों पर अधिक फोकस करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किसका उदाहरण हो सकता है। तो यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। तो जेंडर पक्षपात अर्थात वो टीचर जो है जेंडर पक्षपात कर रहा है क्लास में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका। कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो कह रहा है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर को बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका को कम करना है, तो आप किस पद्धति से प्रभावशाली हो रहे हैं। तो आप क्लास में जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, अर्थात वो टीचर जो है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा कर रहा है कि किस प्रकार से जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर भूमिका अनुरूपता जो है उसको खत्म किया जा सकता है। अर्थात क्लास में वो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो कह रहा है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जो बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु को देखते हुए उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव को महत्व दिया है। वो कौन से वैज्ञानिक है जो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय के महत्व दिए हैं? तो वो वैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक चर्चा वही बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वो बच्चे जो होते हैं समाज से इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया करके एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, 5 वर्ष की एक लड़की है जिसका है नाम नजमा, स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाले, यहां पे गाढ़े होगा, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो एक नजमा नाम की लड़की है 5 वर्ष की और वो अपने आप से बात करती है, स्वयं से बात करती है और कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। फिर उसे जब मिलता है एक कलर का दूसरे कलर का तो कहती है कि नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। तो इससे क्या संबोधित होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रकार की वार्ता को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं? तो वो बच्ची जो है वो पर्सनल इंटरेक्शन कर रही है, अर्थात खुद से व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, अपने आप से बात कर रही है, किसी दूसरे से नहीं। खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वयं से वह कहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता, पर्सनल इंटरेक्शन कर रही है वो बच्ची। तो व्यक्तिगत वार्ता इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जैसे एक शिक्षक या माता पिता जो होते हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को संकेत अर्थात सिंबल देना या आवश्यकता पड़ने पर उन बच्चों को सहयोग करना, यह किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है? तो यह उदाहरण होगा पाड़ का या ढांचा का, जिसे इंग्लिश में एस्कैप होल्डिंग कहते हैं। यह उदाहरण है पाड़ या ढांचा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्वेश्चन पूछ रहा है। जीन पियाजे के, जैसा आप लोग जान रहे होंगे कि जीन पियाजे के मुख्य 4 अवस्था है, तो उन चारों अवस्था में से एक अवस्था की क्वेश्चन चर्चा कर रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो संरक्षण या कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो संरक्षित यानी अपने आप को संरक्षित करते हैं तथा कक्षा समावेशन यानी कक्षा को समावेश करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से
जीन पियाजे की संरचना है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की एक संरचना है? तो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना को स्कीमा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है, किसके लिए? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे की संरचना को स्कीमा कहा गया। स्कीमा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे एक टीचर है और जब बच्चों का आकलन क्लास में या एग्जाम देने के बाद एग्जाम कॉपी का आकलन करता है, तो उसको क्या देखना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो उसके संबंधित अवधारणा, टीचर का जो होना चाहिए वो बच्चों से संबंधित अवधारणा, माने बच्चों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस बच्चे का रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। और फिर क्या देखना चाहिए? तो उस बच्चे की अस्पष्टता देखनी चाहिए तथा भ्रांतियों को समझना कि उस बच्चे में क्या अस्पष्टता रह गई है या उसके में क्या भ्रांति रह गई है, उसको दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य किसी टीचर का यही होना चाहिए कि बच्चे से संबंधित अवधारणा, तो उस बच्चे से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है तथा उसके मन में जो भी भ्रांतियां है उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में एक सिद्धांत दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर नामक वैज्ञानिक द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है। यदि इस क्वेश्चन का कहीं आंसर है बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो यही आंसर इसका सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि बुद्धि एक बहुआयामी है, अर्थात बुद्धि को बहुत तरह से, बहुत प्रकार से सीखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूही हमेशा समस्या के एक अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किस गुना का प्रदर्शन कर रही है? रूही नाम की एक बच्ची है और उसके पास जैसे कोई एक समस्या आता है और वो सोचती है कि समस्या को हम भिन्न भिन्न प्रकार से उसका समाधान कर सकते हैं। तो रूही कह रही कि हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो कोई भी बच्चा यदि एक समस्या को अनेक प्रकार से सोचता है, अनेक प्रकार से उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है, तो उस बच्चे में सृजनात्मक विचार आती है। सृजनात्मक विचार होती है कि जिसमें एक से अधिक विचार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विचारक। रूही के पास जो है ये समस्या एक है, लेकिन वो हमेशा क्या करती है, उसे एक से अधिक समाधान के बारे में सोच रही है। तो उस बच्ची में, रूही नाम की जो बच्ची है, उसमें सृजनात्मक विचार उत्पन्न हो गया है। सृजनात्मक का अर्थ ही होता है एक से अधिक समाधान निकालना, एक समस्या एक हो लेकिन समाधान अनेक हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया माने सीखने की प्रक्रिया जो होती है, तो कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जैसे कोई टीचर
अपने विद्यालय में पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय ये देख रहा है कि हमारे कक्षा में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र हैं, वो कम सहभागिता ले रहे हैं, यानी कहने का अर्थ है कि हमें रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए। कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, नहीं। फिर कह रहा है कि इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल। उस शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से पढ़ाएं बच्चों को कि बच्चे हमारे क्लास में रुचि रखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। हमेशा टीचर को नए तरीके ढूंढना चाहिए जिससे बच्चे हमेशा कक्षा में रुचि लेते रहें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा होना चाहिए, अर्थात ऐसी कक्षा जिसमें सभी समूह के बच्चे उपस्थित हों। तो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तो उस शिक्षक को हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। उस शिक्षक में हमेशा एलिबिलिटी होना चाहिए कि वो सभी समूह के बच्चों को एक साथ समाहित करके वो समझा सकता है। तो उस शिक्षक को हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, पठन वैफल्य। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी क्वेश्चन में ही दिया रहा, कह रहा है पठन वैफल्य अर्थात पढ़ने में अक्षमता। माने जिस बच्चे में पढ़ने में अक्षमता होती है, किसी चीज को लिखावट है और बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसे कहते हैं पठन वैफल्य, इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया कहते हैं, अर्थात वो बच्चे में जो है पढ़ने की क्षमता कम होगी जिसे अक्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 16 क्वेश्चन के, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आरटीई जो राइट टू एजुकेशन 2009 में जो बना था, तो कह रहा है कि उसमें उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा, अर्थात आरटीई 2009 में उल्लेख की गई थी समावेशी शिक्षा की, और कह रहा है कि उसका अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर आधारित है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत पर, नहीं। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ये भी नहीं होगा। अधिकार आधारित मानवतावाद परिप्रेक्ष्य, यही भी नहीं। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, यही था आरटी 2009 का मुख्य उद्देश्य, कि अशक्त जो बच्चे हैं अर्थात पढ़ने लिखने में जो सक्षम नहीं है, जो क्लास से बाहर रहते हैं, उन बच्चों के लिए एक मुख्य कह रहा है कि उन्हें मुख्य व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, कह रहा है कि स्ट्रक्चरल जो होता है, स्ट्रक्चरल जो स्कैफोल्डिंग होता है उसमें अधिगम जो होता है वो प्राथमिक रूप से किस पर आधारित होता है।
तो संरचनात्मक जो ढांचा होता है उसमें अधिगम जो होता है वो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अवबोधन कॉन्सेप्चुअल कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल की प्रक्रिया पर वो सेंटर्ड रहता है। तो संरचनात्मक ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे इसमें सीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारा भिन्न भिन्न प्रकार की घटना हो रही है और उस घटना में कुछ बच्चे जो होते हैं वो कह रहा है कि बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक के, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि बच्चों की इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। नहीं, बच्चे किसी प्रकार की भी घटना कक्षा में करते हैं उसको अनदेखा टीचर को नहीं करना है, ये नहीं होगा। बच्चों को दंडित करना चाहिए, कदापि नहीं, बच्चों को तो कभी दंड देना ही नहीं है। बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत, माने उसके द्वारा जो भी घटना घटित हुई है, जो भी घटना वो किया है उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रमाण देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए उसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या व्यवस्था है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या व्यवस्था है। तो छात्र केंद्रित जब शिक्षा होती है तो उसमें छात्र जो भी कर रहे हैं उसी को महत्व दे देना है। छात्र केंद्रित में यही होता है, छात्र केंद्रित विद्यार्थी केंद्रित कहे तो छात्र जो भी कार्य कर रहा है कक्षा में उस कार्य को आप उसका प्रमुखता दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ रहे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना ही छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, मतलब क्या है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, सन्निहित होगा। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 21 संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो कह रहा है कि अधिगम पुनरुत्पाद एवं स्मरण की प्रक्रिया। स्मरण हमेशा से ये निगेटिव वर्ड रहेगा। स्मरण हो गया, याद करना हो गया, रटना हो गया, हतोत्साहित करना हो गया, तो ये हमेशा निगेटिव वर्ड है, ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। पूछ रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो स्मरण की प्रक्रिया आ गया, याद करने की प्रक्रिया आ गया, तो ये सब गलत पहले ही हो जाएंगे। अब ऑप्शन सी डी देखेंगे। कह रहा है अधिगम आवृत्तियां संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, अनुबंध नहीं हो सकता है, ये भी गलती है। ऑप्शन नंबर डी अधिगम सक्रिय, यदि आपको एक वर्ड कहीं दिखाई दे सक्रिय
तो ये वर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम। मतलब आप एक टीचर हैं और किसी विद्यार्थी को अस्पष्ट रूप से उदाहरण या हो सकता है कि उससे हटकर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्थात गैर उदाहरण दे रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। सबसे बेस्ट आंसर यही है, प्रोत्साहित करना, सक्रिय रहना, ये पॉजिटिव होता है। तो अवधारणात्मक परिवर्तन, जो भी कॉन्सेप्ट चेंजिंग उस बच्चे में हो रहा है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करना। यहां दंड होगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं कि यदि बच्चे जब सीख रहे हैं और उसके गतिविधि में भागीदारी के लिए आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं या दंड का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है नहीं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्षणों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो कह रहा है कि पुरस्कार देना व दंड देना, अर्थात क्वेश्चन जो है वो निगेटिव सेंस में पूछ रहा है, तो निगेटिव सेंस में आंसर निगेटिव सेंस में ही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पॉजिटिव सेंस में रहता तो ये आंसर हो सकता था। क्या कह रहा है कि अधिगम में बच्चों के स्वामित्व, अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती। यदि आप कोई बच्चे अधिगम गतिविधियां कर रही है और उस पर आप दंड दे रहे हैं उस बच्चे को, तो उस बच्चे में जो सीखने की जो जिज्ञासा होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो आप जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को दंड नहीं देना है, उसे हतोत्साहित नहीं करना है। तो जब आप पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चे क्या होंगे, सीखने में अभिरुचि कम रखेंगे, उनकी जिज्ञासा कम होगी, यानी सीखने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रथा है जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक माने कहने का अर्थ है कि जब बच्चा सीख रहा है तो उसके सीखने के साथ साथ कौन ऐसी है प्रथा है जिसे आप बढ़ावा दे सकती है। तो उस बच्चे को आप सहयोग कीजिए, दंड तो नहीं होगा, दंड गलत हो जाएगा, सहयोग कीजिए, सही होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन कीजिए, सतत मतलब कहने का अर्थ है उसका लगातार सही रूप से उसका मूल्यांकन करते रहिए। फिर कह रहा है निरंतर तुलनात्मक, तुलना नहीं करना है, तुलना निगेटिव वर्ड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जो जटिल अवधारणाएं होती है उसकी समझ को किस प्रकार से वो सहज कर सकता है। व्याख्या करके, प्रतियोगी अवसरों की व्याख्या व्यवस्था करके,
बार बार यांत्रिक है, व्याख्या करके नहीं होगा, ये कटेगा। व्याख्या की व्यवस्था करके ये भी नहीं होगा। यांत्रिक अभ्यास करके बार बार ये भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा कि अन्वेषण एवं, अन्वेषण मतलब खोज करना, एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। अर्थात वो टीचर जो है बच्चों को खोज करने के लिए या कहीं चर्चा करने के लिए उसे भरपूर अवसर उपलब्ध कराए। तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकता है? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या का समाधान करने के लिए होगा, समस्या के समाधान करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? कुछ टाइपिंग मिस्टेक। समस्या के समाधान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या के समाधान करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? तो वो शिक्षिका को करना चाहिए कि बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा इस पर आधारित विचार मंथन करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इस पर आधारित विचार मंथन करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अवधि में किसमें, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास से तीव्र गति से घटित होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं जो है, तो उन चारों अवस्था में से ये पूछ रहा है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास से तीव्र गति से घटक होता है? तो वो अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष होती है और मध्य बाल्यावस्था होती है 6 से 10 वर्ष की अवधि होती है, वो मध्य बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं शारीरिक वृद्धि तेजी से करते हैं तथा उनका विकास जो होती है वो भी तीव्र गति से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, विकास जीवन पर्यंत होता है। ये सही है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन निगेटिव सेंस में हमसे कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो पॉजिटिव है। विकास परिवर्तनीय होता है, ये भी सही है। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा अपने आप या स्वयं प्रभावित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका है विकास सार्वभौमिक है, यही गलत है इसका, कि विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, विकास सार्वभौमिक है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? कह रहे हैं क्वेश्चन कि जो व्यक्ति होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो उसके कारण हो सकते हैं आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो होती है वो व्यक्तियों में विभिन्नता के कारण होती है। अर्थात आनुवांशिक कहने का अर्थ है जेनेटिक, उनके पालन पोषण की समस्या हो सकती है, या उनका पर्यावरण जो होता है, एनवायरमेंटल जो होता है,
उनमें कुछ हो सकती है समस्या, इसके वजह से जो होती है व्यक्तियों में विभिन्नता आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं सीडीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिक कारण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिक कारण एजेंसी का उदाहरण पूछा है। अगर यही क्वेश्चन रहता है प्रारंभिक या प्राथमिक सामाजिक, तो प्राथमिक सामाजिक जो होता है वो परिवार एवं पास पड़ोस होता, तो यदि प्राथमिक रहता तो। और द्वितीयक सामाजिक कारण पूछ रहा है तो वो आंसर होगा विद्यालय एवं मीडिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही सीडीपी में सीखेंगे। मिलेंगे कल से इसी टाइम पे एक नए सीडीपी क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद।